RMS टाइटैनिक जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़, जो एकदम लग्जरी 5 स्टार 7 स्टार से भी लग्जरी, जो बनाने में बहुत समय लगा थे, ये कैसे बनाने में कितना समय लगा और ये कैसे डूब गया, ये टाइटैनिक जहाज़ डूबने के 111 साल बाद भी ये रहस्य है। ये कौन से रहस्य है, तो वीडियो को पूरे बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा। ठीक 111 साल पहले एक अंधेरी रात के वक्त टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया था और टकराने के बाद 2 भागों में बट गया। उस समय बहुत से यात्री नींद की एकदम आगोश में गहरी नींद में सो रहे थे। टाइटैनिक जहाज जो 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से चल रहा था। यह जहाज इंग्लैंड के साउथ पैटर्न से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। यह जहाज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। इसे 10 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज को 2 भागों में टूट गया और दोनों हिस्से एक दूसरे से 80 मीटर दूरी चले गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर एक रहस्य बना हुआ है। ब्राज़ील की एक न्यूज़ BBC न्यूज़ ने ब्राज़ील में कुछ विशेषज्ञों के बात से इन्हीं रहस्य के बारे में तलाशने की कोशिश की है। तो चलिए बारीकी से रहस्य को समझते हैं। नंबर 1, ये जहाज डूबा नहीं था। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा जाता है कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी एक वजह थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओवर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियरिंग अल्वेजेंडर द पियो अल्हो ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी यह जहाज में कोई कमरा में पानी अगर भर जाए, दूसरे जहाज को दूसरे कमरे में पानी नहीं जाया जा सकता। इस जहाज को तैयार करने में कुछ मुश्किलें भी आई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पाइप ठीक तरीके से काम कर सके, इस पर काफ़ी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई तय कर ली। यानी पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइस बर्फ से जोड़कर कभी नहीं देखा था या सोचा भी नहीं था। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गई थी। ऐसी स्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जहाज में पानी पूरी तरीके से भरने लगा था और ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं हो सकता था। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते थे, तमाम कोशिश कर सकते थे, लेकिन पानी की रफ्तार जो स्पीड से अंदर आ रही थी, उस रफ्तार से पानी बाहर निकाला नहीं जा सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियरिंग थ्योरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरीके से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता। इसकी वजह यह भी थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारे में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइस बर्फ से टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। वाटर कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। नंबर 2, ब्लू बैंड हासिल करने की कोशिश। ब्लू बैंड क्या है दोस्तों? ब्लू बैंड एक जैसे कोई भी आज पढ़ाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होता है, उसी प्रकार नेवी जहाज में भी एक इसका सर्टिफिकेट होता है जिसके रफ्तार के हिसाब से इसका तय किया जाता है। चलिए इसके बारे में पूरे बढ़िया से समझते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह आइस बर्फ से भरे इलाके में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, यह इस पर दबाव होता है कि यह सर्टिफिकेट हासिल करने का होता है,
इसमें काफ़ी दबाव होता है। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का होता है। 1839 में शुरू हुआ यह सामान्य अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा तेजी से पार करने का वाले जहाज को मिलता है। टाइटैनिक को इस सामान्य का सबसे शानदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्र जहाज को बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मन के बीच उस वक्त सबसे लंबी और तेज गति से चलने वाला जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधारित और पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्हो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज में तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी पहले ही, लेकिन उन्होंने जहाज की गति कभी धीमी नहीं की, उसी रफ्तार में रखी, क्योंकि वे अटलांटिक महासागर के सबसे तेज गति के पार करने के लक्ष्य को हासिल करना था और ब्लू बैंड के सम्मानित बनने चाहते थे। नंबर 3, टाइटैनिक जहाज अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्लैकफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपगार्ड के 3 जहाज़ों को तैयार करने का ऑर्डर लिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये 3 जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टाफ ने बताया, इस परियोजनाओं को उस दौर में खूब परिचालित किया जा रहा था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाज़ों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा जाता था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था 1808 से ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का तीसरे जहाज जाइगेनिक्स का उपलब्ध 1911 में शुरू किया गया था। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 से शुरू हुई थी। इसी साल यह एक युद्ध पोत से टकरा गया था। समस्त मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर से शुरू हुई। नंबर 4, इतनी मौतों की वजह क्या थी? टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश शुरू हुई। समुद्री जहाज़ों की शुरुआत के लिए इन हादसे के बाद से रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बैठाया जाता था जहां से वह सामने आने वाले हिमखंड को देखकर अलर्ट कर सके। यही तरीका था। जहाज के तेज गति के चलते ही स्थिति में यह सुरक्षित नहीं था। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रडार का इस्तेमाल किया गया और इससे पहले नाविक के ऊपर एक लैंप लेकर किसी व्यक्ति को बैठाया जाता था और उसके देखने पर ही निर्भर करता था कि जहाज के आगे कौन से हिमखंड है या कौन से आपके आगे वे हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रडार का उपकरण का इस्तेमाल किया जाने लगा। टाइटैनिक हादसे के सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया गया। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोल्ट नहीं थे। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, जब जहाज कभी डूब नहीं सकता, इस आधार के चलते जहाज में आधे सी लाइफ बोल्ट रखे गए थे। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, यह जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इस आधार के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोल्ट रखे गए थे।
वहीं मूर्ता ने बताया, समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिहाज से यह हादसा एक अहम पड़ाव साबित हुआ। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर संस्थापक ढांचा बनाया था। निर्माण के दौरान सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखा गया था। उनको लगातार बेहतर करने की योजना पर काफ़ी काम किया गया था। आज के समय में रडार और सोनार को काफ़ी पहले आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्री मैपिंग या समुद्री यात्राओं के चार्ट सब कहीं ज़्यादा आधुनिक रूप से मौजूद हैं। यही कारण है कि टाइटैनिक जहाज़ में उस समय रडार का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन आज के आधुनिक समय में हर जहाज़ में या हेलीकॉप्टर हो या कुछ हो, रडार के ही हिसाब से उसको चलाया जाता है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।